हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऑसम सी डोंगुआ सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ और ये सीरीज IQI स्टूडियो की है, जिस वजह से इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लगेगी। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जाओ किंगडम का सीन देखते हैं, जहां पर उस जाओ किंगडम के अंदर चारों ही तरफ वॉर का माहौल बना हुआ था। जाओ किंगडम के लोगों पर किसी ने वहां पर हमला बोल दिया था। जिन लोगों ने उस जाओ किंगडम पर हमला किया था वो लोग वहां पर क्यान्यू पैलेस के पास भी पहुंच गए थे, लेकिन उस पैलेस को गार्ड करने के लिए वहाँ पर 3 सोल्जर मौजूद थे, जिनमें से एक सोल्जर अपने सामने आ रहे जनरल को देखते हुए कहने लगता है, जनरल यांगयू, आखिर तुम दुश्मनों की साइड कैसे जा सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो? हमारे एम्परर कभी भी तुम्हें यहाँ पर माफ नहीं करेंगे। मगर दूसरी तरफ जनरल यांगयू को तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ वो सोल्जर सीधा ही जनरल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर तो जनरल के पास खड़ा हुआ एक बंदा सीधे ही सोल्जर को वहाँ पर खत्म कर देता है। उस सोल्जर को वहाँ पर खत्म करने के बाद वो बंदा वहाँ पर कहता है कि तुम्हारा एम्परर क्यान्यू गोंग तो पहले ही मर चुका है, अब तो तुम इस क्यान्यू पैलेस को किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते। और ये बंदा जनरल शियाओवांग है। शियाओवांग की ऐसी बात से तो वो बंदे वैसे ही घबरा चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स किसी चीज को क्यान्यू पैलेस की तरफ लेकर आने लगते हैं, जो चीज पूरी तरीके से कपड़े से ढकी हुई थी। उन्हें वहाँ अपने सामने देखकर तो उन सोल्जर्स की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। वहाँ पर तो उन दोनों के ही हाथ कांपने लगे थे। तभी उन सोल्जर्स की नजर वहाँ पर एक बंदे पर जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि आखिर शीसोंग, तुमने भी यहाँ पर इनका साथ दिया। और जो ये बंदा शीसोंग है, ये यहाँ पर जाओ किंगडम का प्रिंस है। उन सोल्जर्स को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर तो शीसोंग अपने ऊपर से वो कपड़ा भी हटा लेता है। इसके साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि जाओ किंगडम के न्यू किंग को मेरी बहुत ज्यादा कदर है, लेकिन मेरे फादर को तो मेरी कोई भी कदर नहीं थी। इसके साथ ही हम वहाँ पर जाओ किंगडम के न्यू एम्परर को देखते हैं, और इस बंदे का नाम जाओफू होता है, जो कि वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि आखिर उस औरत के साथ मसला क्या है, जल्दी से उसको यहाँ पर खत्म करो, और इसके बाद जो भी इनाम होगा वो तुम सभी में बराबर बांट दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सोल्जर्स तो अपने सामने इतने सारे गद्दारों को देखकर बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ही लोगों ने उनके साथ गद्दारी करी थी। लेकिन तभी शीसोंग वहाँ पर किसी चीज से विच लॉर्ड को जगा देता है, जो कि वहाँ पर जागने के साथ अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालकर उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वजह से वो कपड़ा अपने आप ही वहाँ से उड़कर हट जाता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक डीमन को देखते हैं, जिसे कुछ चेनों में जकड़ा गया था, लेकिन उस कपड़े के हटने के साथ ही उस डीमन की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसने आसपास के जितने भी वेपन्स थे उन सभी को अपने पास खींचना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उन स्पिरिचुअल चेन्स को भी तोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ क्यान्यू पैलेस के अंदर हम सन गॉड एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि जाओ किंगडम के पहले वाले एम्परर की वाइफ है। वो वहाँ पर उस क्यान्यू पैलेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर सेट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ उस डीमन ने भी जितने भी वेपन इकट्ठा किए थे वो सारे के सारे उस बैरियर की तरफ थ्रो कर दिए थे, लेकिन उन नॉर्मल वेपन से उस बैरियर का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने पास से अपने एक एक्स को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए एक खतरनाक अटैक सीधा ही उस बैरियर पर चल दिया था। लेकिन वो बैरियर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो डीमन वहाँ पर अपनी और भी पावर्स का यूज करने लगता है, जिस वजह से कुछ ही पल के अंदर वो पूरा का पूरा बैरियर वहाँ पर कोलैप्स कर जाता है। और उस बैरियर के टूटने के साथ ही क्यान्यू पैलेस के ऊपर जो फिनिक्स बनी हुई थी उसका स्टैचू भी वहाँ से टूट जाता है। जिसके बाद वहाँ पर क्या होता है इस चीज को हमें साफ तरीके से नहीं दिखाया जाता, बस हम वहाँ पर पूरे क्यान्यू पैलेस के अंदर आग लगा हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिया जाता है, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि जाओफू को जाओ किंगडम के अंदर एक डीमन गर्ल को मारने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसने इस ऑर्डर का मिसयूज करते हुए पूरे के पूरे जाओ किंगडम पर ही अटैक करवा दिया था, जिसके चलते उसने वहां पर जाओ किंगडम को तो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, मगर सन गॉड एम्प्रेस वहां से लापता हो गई थी। इसके बारे में वहां पर किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद से एक श्राप के चलते 10 दिनों के अंदर जितने भी लोग उस पैलेस की गार्डिंग कर रहे थे वो सभी एक एक करके मरने लगे, और इसके साथ ही वहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट्स का भी साया मंडराने लगा, जिस चीज को यहाँ पर दूर करने के लिए बाहर के किंगडम से काफी सारे जाने माने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, ताकि वो किसी तरीके से इन इविल स्पिरिट्स को इस जगह से भगा सके।
इसके बाद हम वहाँ पर 20 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ उस पूरे जाओ किंगडम के अंदर एकदम खामोशी का माहौल बना हुआ था। इसके साथ ही हम वहाँ पर 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से हमारा यहाँ पर मेन हीरो भी हमें दिखाई दे जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की हमारे मेन हीरो से कहती है कि ब्रदर तुम जल्दी करो, तुम तो सच में काफी ज्यादा डरे हुए हो। और इस लड़की का पूरा नाम निंग जियाओलिंग है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम निंग चेंगजियो है। उन दोनों के साथ वहाँ पर एक मास्टर भी मौजूद थे और इन मास्टर का नाम निंग क्यांशुई है। इसके बाद वो लोग इसी तरीके से अपना सफर आगे की तरफ जारी रखते हैं, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि चेंगजियो तो वहाँ पर आसपास की चीजों से काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ पर मास्टर निंग वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने काफी सारे लोगों की लाशें आ रही थी, जिसे देखकर तो वहाँ पर मास्टर निंग अपने दोनों डिसाइपल से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी आगे चलो। तभी वहाँ पर चेंगजियो उन लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ वो बंदे वहाँ पर कह रहे थे पता नहीं यहाँ पर और कितने ज्यादा लोग मरने वाले हैं। जनरल यांगयू के साथ साथ उनके जितने भी सबॉर्डिनेट थे वो सभी पहले ही मर चुके हैं। इन सभी को यहाँ पर गॉड्स एंड एम्प्रेस ने कर्ज दिया था, जिसकी वजह से इन सभी की यहाँ पर मौत हो गई। चेंगजियो तो वहाँ पर उन लोगों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, मगर दूसरी तरफ जियाओलिंग को तो वहाँ पर चेंगजियो के साथ मजाक करने की सूझ रही थी, इसलिए वो वहाँ पर उसको डराने लगती है, जिस चक्कर में चेंगजियो वहाँ पर उस ताबूत से जाकर टकरा जाता है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उस ताबूत के अंदर रखी हुई लाश को भी देख लिया था, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया था। जो देखकर तो वहाँ पर मास्टर निंग की भी निगाहें उसी कॉफिन के अंदर पड़ती है। उस पर्सन की लाश को देखकर तो मास्टर निंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जियाओलिंग भी उस कॉफिन के पास बड़ी ध्यान से देखने लगी थी। जो देखकर तो वहाँ पर एक बंदा उसको दूर करते हुए कहता है कि आखिर तुमने इस कॉफिन को क्यों खोल दिया। इसके साथ ही वहाँ पर वो लोग उन कॉफिन्स को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी लाशों को देखकर तो वहाँ पर जियाओलिंग भी थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए वो वहाँ पर एक प्लान को बनाते हुए चेंगजियो से कहती है कि ब्रदर आपने मुझसे पहले नहीं कहा था कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है। उसकी इस बात पर तो चेंगजियो भी उससे कहता है मैंने ये पहले तो कहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। जो सुनकर तो जियाओलिंग को भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ से जाने का कोई ना कोई प्लान बना रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो वहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि ब्रदर मेरे अचानक से यहाँ पर दर्द होने लगा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसके साथ ही वो उन लोगों के सामने रोने का नाटक भी करने लगी थी। जो देखकर तो वहाँ पर चेंगजियो भी उसको संभालते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम्हें इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं मास्टर निंग भी उससे कुछ कहने वाले थे, तब तक उनके पीछे कोई बंदा आ जाता है और इस बंदे का नाम शाओकिंग है। शाओकिंग तो वहाँ पर मास्टर निंग को देखकर कहता है कि मास्टर निंग आखिर आप यहाँ पर आ ही गए, आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आप मेरे साथ एक बार जनरल यांगयू के मैंशन के अंदर चलिए, वहाँ चलकर आप खुद ब खुद सारी चीज को समझ जाएंगे। जो सुनकर तो मास्टर निंग भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मास्टर को आगे जाते हुए देखकर तो जियाओलिंग भी उनके पीछे जाने लगती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगते हैं, जहाँ ऊपर जाते हुए शाओकिंग उन लोगों से कहता है कि आप लोगों का सफर यहाँ पर काफी लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आराम कर लीजिएगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर उन्हें बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर चेंगजियो को कोई विजन आने लगता है। उसे अपने विजन के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन तभी जियाओलिंग उसको वहाँ पर होश में लेकर आ गई थी। इसके बाद वो लोग फिर से अपना सफर कंटिन्यू करने लगते हैं और जिस जगह ये जा रहे हैं वो जगह जाओ किंगडम के इंपीरियल सिटी के अंदर आती है। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर मास्टर निंग अपनी कोई कैलकुलेशन करने लगते हैं, जिस चीज के चक्कर में वहां पर चारों ही तरफ काफी बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। अपनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद मास्टर निंग शाओकिंग से कहते हैं कि मिस्टर शाओकिंग मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे ये 2 डिसाइपल काफी ज्यादा यंग हैं और जैसा कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर काफी सारी इवल स्पिरिट्स है, अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ पर हमला कर दिया तो इस जगह से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम में से यहाँ पर कोई भी आज की रात इस हॉन्टेड हाउस के अंदर नहीं रुकेगा। मास्टर निंग की ऐसी बात सुनकर तो शाओकिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उनसे पूछता है कि मास्टर निंग आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। उसके इस सवाल पर तो मास्टर निंग ने अपने पास से कॉपर कॉइन को बाहर निकाल लिया था और उसकी हेल्प से वहाँ पर सभी को वो चीजें दिखाने लगते हैं जो चीजें वो यहाँ पर अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। इसके साथ ही मास्टर निंग वहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि इस हाउस का जो ओनर था वो यहाँ पर 3 दिन पहले ही मर चुका है और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप ही एक एक करके अपनी जान ले ली। इसके साथ ही वहाँ पर उस ओनर की स्पिरिट भी आ गई थी,
जिसे देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जो देखकर तो मास्टर निंग ने भी अपना कॉपर कॉइन अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो वहाँ पर शाओकिंग से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी कुछ यहाँ पर मुझसे पूछना है? मास्टर निंग को इस तरीके से बात करते हुए देखकर तो शाओकिंग भी काफी डर चुका था और वो वहाँ पर कहता है कि मास्टर निंग, आप सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने आप जैसा पर्सन कभी भी नहीं देखा जिसने यहाँ पर आकर केवल कुछ ही पल के अंदर सारी की सारी चीजों के बारे में पता लगा लिया। आप जैसा चाहेंगे मैं आपके लिए वैसा ही करूँगा। मैं आप तीनों के लिए किसी और कोर्टयार्ड के अंदर कोई अच्छी सी जगह आपके लिए अरेंज करवा देता हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर हम जियाओलिंग को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर को एक साफ कपड़ा पकड़ाते हुए कहती है कि मास्टर, अब आप इससे अपनी चीजें साफ कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर मास्टर निंग उन दोनों से कहते हैं कि कल जब यहाँ पर मैं उस रिचुअल को स्टार्ट कर दूंगा तो इस चीज का तुम्हें यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से प्योर रहे। कोई भी इवल थॉट तुम्हारे अंदर एंटर न कर पाए, चाहे वो डर का ही क्यों ना हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि इवल स्पिरिट्स तुमको यहाँ पर कैप्चर कर ले, और एक बार उन्होंने यहाँ पर तुम्हें कैप्चर कर लिया तो तुम्हारा ये मास्टर चाहकर भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। तो फिर चैंगजियो और जियाओलिंग, तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरीके से समझ गए हो ना? जो सुनकर तो वो दोनों ही कहते हैं कि जी मास्टर, हम आपकी बात को ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद मास्टर निंग उन दोनों से कहते हैं कि कल का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है, इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ पर कल के लिए तैयारी कर लो। जिसके बाद वो सीधा ही उस कोर्टयार्ड से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही उन्हें वहाँ पर कोई चीज महसूस होती है, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वहीं उनके जाने के बाद चैंगजियो तुरंत ही अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। लेकिन जियाओलिंग वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करते हुआ देखकर सीधे ही उसका वहाँ पर मुंह बंद कर देती है और फिर उससे कहती है कि ब्रदर, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारे मास्टर हमारी तरफ कुछ अलग ही निगाहों से देख रहे थे? मगर दूसरी तरफ चैंगजियो का तो वहाँ पर दम घुट रहा था, क्योंकि जियाओलिंग ने वहाँ पर उसकी नाक भी बंद कर रखी थी, जिस वजह से वो वहाँ पर जियाओलिंग को इशारा करने लगता है। जो देखकर जियाओलिंग तुरंत ही उसको वहाँ पर छोड़ देती है। जिसके बाद चैंगजियो वहाँ पर जियाओलिंग से पूछता है कि जियाओलिंग, आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जिस पर तो जियाओलिंग उसे बताती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारा सारा पैसा मास्टर के पास है, और जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने यहाँ पर एक भी पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर हमें फंसाकर खुद उन पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। उसकी इस बात पर तो चैंगजी उससे कहता है कि जियाओलिंग, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो हमारे मास्टर हैं, उन्होंने आज तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। चैंगजियो की ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग उससे कहती है कि चैंगजियो, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब वो हमारे साथ यहाँ पर कांड कर जाएगा तब तुम्हें ये चीजें याद आएंगी। तुमने यहाँ पर एकदम बेवकूफी वाली बात करी है, तुम्हें पहले से ही यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। लेकिन चैंगजियो तो वहाँ पर उसकी ज्यादा बात पे ध्यान नहीं देता और वो सीधे ही अपनी प्रैक्टिस करने में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही उसको फिर से वही विजन दिखाई देता है, और इस बार उसको यहाँ पर दर्द भी महसूस हुआ था, जिस चीज को वो यहाँ पर जियाओलिंग को बताता है कि मैंने अभी यहाँ पर एक अजीब सी चीज देखी। जैसे जैसे मैं इस पैलेस के यहाँ पर नजदीक आया वैसे वैसे मुझे यहाँ पर एक अजीब सा विजन आने लगा, और ये विजन लगातार ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पता नहीं उस विजन के अंदर क्या था। तो वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग को थोड़ा मजा आने लगता है, और वो उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ पर किसी ट्रेजर का विजन आ रहा हो? तब तो तुम्हारा यहाँ पर आना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। सीनियर ब्रदर, तुम यहाँ पर बेवकूफ तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ तुम यहाँ पर लक्की भी हो। जियाओलिंग तो वहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि वो वहाँ पर चारों तरफ झूमने लगती है। लेकिन चैंगजियो तो वहाँ पर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर जियाओलिंग से कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विजन किसी इवल स्पिरिट से जुड़ा हो। मगर उसकी ऐसी बात पर तो जियाओलिंग उससे कहती है कि ब्रदर, तुम हमेशा ही कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हो। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर जब पैदा हुई थी तो मेरे अंदर एक खास तरीके का टैलेंट था, और शायद ये टैलेंट आज यहाँ पर हमारे काम आने वाला है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जनरल यांग्यू के रेजिडेंट का सीन देखते हैं, जहां पर शाओकिंग उन सभी को वो रेजिडेंट दिखाते हुए कहता है कि जनरल यांग्यू की मौत यहाँ पर 3 दिन पहले हुई थी, और तुम इस जगह का हाल देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो वहीं इस चीज को देखकर तो चैंगजियो की वहाँ पर हालत खराब होने लगी थी। वो वहाँ पर अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस चीज को उसके मास्टर ने भी वहाँ पर महसूस कर लिया था। तो वहीं जियाओलिंग तो वहाँ पर फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पर एकदम भूत की आवाज निकालने लगी थी, जिस वजह से तो वहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। मगर जब सबको पता चलता है कि ये सब कुछ जियाओलिंग कर रही है
तो इससे वहाँ पर मास्टर निंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही काफी सारी स्पिरिट्स की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो वहीं शाओकिंग तो वहाँ पर उस आवाज को सुनते हुए कहने लगता है कि ये तो जनरल यांग की आवाज है। जो सब कुछ सुनकर तो वहाँ पर मास्टर निंग ने अपने पास से 2 तालिस्मान को बाहर निकाल लिया था और उसको सीधा ही अपने दोनों डिसाइपल पर लगा दिया था। इसके साथ ही वो उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कौन सा खतरा हमारे सामने आ जाए, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हारे ऊपर ये तालिस्मान्स लगा रहा हूँ। तभी वहाँ पर सडनली लाइट लैंप्स की लाइट येलो से रेड हो जाती है और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। उस पूरे मेंशन की जितनी भी लाइट्स थी वो सभी रेड कलर के अंदर तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद हमें उस मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मेंशन के अंदर एक काफी बड़ा स्टैचू रखा हुआ था, जिसका फेस काफी ज्यादा स्कैरी था। उस पूरी जगह को अच्छी तरह से देखने के बाद मास्टर निंग शाओकिंग से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जनरल यांग्यू की बॉडी है, आखिर वो कहाँ पर है। उनके इस तरीके के सवाल पर तो शाओकिंग उन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था तब उनकी बॉडी को किसी ने यहाँ पर आग लगा दी थी, जिस वजह से हम यहाँ से उनको बाहर नहीं लेकर जा सके। लेकिन पता नहीं अब उनकी बॉडी कहाँ पर है। उनकी इस तरीके की बात से तो वहाँ पर जियाओलिंग के साथ साथ चेंगजियो भी काफी डरा हुआ था। लेकिन चेंगजियो जियाओलिंग को हिम्मत देते हुए कहता है कि सिस्टर, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जियाओलिंग को तो अभी भी मजाक सूझ रहा था। वो वहाँ पर चेंगजियो से कहती है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए डरी हुई हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर निंग तो अपने पास से उस कॉपर कॉइन को बाहर निकालकर उस स्टैचू की अच्छी तरीके से जांच करने लगते हैं। लेकिन उनका वो कॉपर कॉइन वहाँ पर जाके टूट जाता है और उस कॉइन के टूटने के साथ ही वहाँ पर जितनी भी लाइट्स थी वो एक एक करके वहाँ पर ऑफ हो जाती हैं। जो देखकर तो वहाँ पर मास्टर निंग भी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने अपने पास से अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था ताकि वो इसकी हेल्प से यहाँ पर बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वो यहाँ पर ये सब कुछ कर ही रहे थे कि सामने रखा हुआ स्टैचू वहाँ से गायब हो जाता है। इसके साथ ही वो स्टैचू वहाँ से हटकर सीधा उनके पीछे आ गया था और वहाँ से सीधा ही नीचे गिरने लगता है। जिस चीज को देखकर तो मास्टर निंग अपने दोनों डिसाइपल को लेकर वहाँ से दूर हट जाते हैं। तो वहीं शाओकिंग भी अपने एक बंदे के साथ वहाँ से दूर हट गया था, लेकिन वहाँ पर एक बंदा उस स्टैचू के चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वहीं अपने साथी की ऐसी हालत देखकर तो एक बंदा सीधे ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर वो मेन गेट भी तब तक वहाँ बंद हो गया था। इसके बाद वो स्टैचू सीधा ही उस बंदे के पीछे आ गया था, जिसके बाद उस स्टैचू ने उस बंदे पर भी अटैक करके उसको इस घर से बाहर फेंक दिया था। लेकिन अब अटैक करने की बारी मास्टर निंग की थी। वो वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट के सेकंड फंक्शन को एक्टिवेट करके सीधे ही उस स्टैचू पर अटैक करवा देते हैं और उस सेकंड फंक्शन के एक्टिवेट होते ही वहाँ पर उनके आर्टिफैक्ट के अंदर उनके दांत आ गए थे। लेकिन वो अटैक भी वहाँ पर उस स्टैचू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो देखकर मास्टर निंग वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट के तीसरे फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से वो आर्टिफैक्ट वहाँ पर आपस में कंबाइन होकर काफी ज्यादा डेडली वेपन के अंदर तब्दील हो जाता है। जिसके बाद वो उसका यूज करते हुए उस स्टैचू पर फिर से अटैक करवाते हैं, मगर उस स्टैचू का वहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर इसकी जगह पर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अब तक यहाँ पर खत्म हो चुका होता। साथ ही साथ वहाँ पर उस स्टैचू ने तो उन आर्टिफैक्ट को अपने से दूर कर दिया था, जिस वजह से वो आर्टिफैक्ट वहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। तो वहीं उनकी ये फाइट चुपके से वहाँ पर जियाओलिंग और चेंगजियो के साथ साथ शाओकिंग भी देख रहा था, मगर दूसरी तरफ उस स्टैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधे ही मास्टर निंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर निंग अपने आप को किसी तरीके से उसके हर एक हमले से बचाने लगते हैं। मगर वो स्टैचू भी कुछ कम नहीं था, उसके हमले लगातार ही काफी डेंजरस मोड के अंदर जाने लगे थे। जो देखकर तो मास्टर निंग को वहाँ पर अपने तालिस्मान का यूज करना पड़ता है, मगर इन सब का भी वहाँ पर उस स्टैचू पे कोई भी फायदा नहीं होता। जो देखकर तो वहाँ पर शाओकिंग के साथ साथ चेंगजियो और जियाओलिंग दोनों ही वहाँ से भागने लगे थे। तो वहीं दूसरी तरफ वो स्टैचू लगातार ही मास्टर पर अटैक करने में लगा हुआ था। वो दोनों वहाँ पर किसी भी तरीके से अपने मास्टर की अभी के लिए हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ पर छुपने का डिसाइड करते हैं ताकि उनके लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर सके। वो तीनों तो जाकर एक टेबल के नीचे दुबक जाते हैं। तो वहीं मास्टर निंग अभी भी उस स्टैचू से फाइट करने में लगे हुए थे, जहां वो एकदम उसके ऊपर जाकर अपने एक तालिस्मान को उस पे लगाने वाले थे ताकि इसकी हेल्प से वो वहां पर रुक सके।
मगर उस स्टैचू का हेड 360 डिग्री मूव हो सकता था, जिस वजह से वो स्टैचू अपने हेड को वहाँ पर मास्टर निंग की तरफ मूव कर लेता है। लेकिन तब तक मास्टर निंग ने अपने तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वहाँ से धुआं हटने के बाद मास्टर निंग को वो स्टैचू कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो वहाँ पर और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि शायद इस हमले से वो स्टैचू वहाँ पर बच गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ चैंगजियो तो वहाँ पर कहने लगता है कि लगता है वो स्टैचू यहाँ पर मर गया, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर तो जियाओलिंग भी कहती है, अच्छा तो फिर एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। वो वहाँ पर नीचे झुक के चेक कर ही रही थी कि तभी वो स्टैचू ने उन सभी को देख लिया था, जिस वजह से तो वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधा ही उस टेबल से बाहर निकल जाते हैं। पर इस बार वो स्टैचू उनका वहाँ पर पीछा नहीं छोड़ता, उसने सीधा ही उन तीनों पर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से शाओकिंग तो वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो वहीं चैंगजियो की भी हालत काफी खराब थी, मगर जियाओलिंग ने अपने आप को नीचे गिरने से बचा लिया था। तो दूसरी तरफ वो स्टैचू सीधा ही चैंगजियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर तो मास्टर निंग वहाँ पर अपने एक स्पेल के जरिए उस स्टैचू को वहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिस चीज में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद वो बिना वक्त गवाए अपने कुछ स्पेल्स के जरिए उस स्टैचू को वहीं पर लॉक कर देते हैं। लेकिन उस स्टैचू को कंट्रोल करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं वो स्टैचू भी इस चीज से छूटने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। इसके साथ ही हमें उस स्टैचू के ऊपर एक खास तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। तो वहीं मास्टर निंग अपने डिसाइपल चैंगजियो से कहते हैं कि चैंगजियो जल्दी से एक भाला लेकर इस पर अटैक करो। जो देखकर तो चैंगजियो हिम्मत करते हुए सीधा ही एक वेपन को अपने पास पकड़ लेता है और उसकी हेल्प से सीधा ही उस स्टैचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर वो स्टैचू भी काफी ज्यादा शातिर था, उसने अपने हेड को तेजी से घुमाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से चैंगजियो का अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर चैंगजियो थोड़ा घायल हो जाता है, जो देखकर तो जियाओलिंग चैंगजियो के पास पहुंचकर सीधे ही उसको दूर हटा देती है। चैंगजियो के फेल होने के बाद तो मास्टर निंग वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो स्टैचू अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिस चक्कर में चारों ही तरफ एक रेड फॉग फैल गई थी और वो पूरी की पूरी रेड फॉग सीधा ही मास्टर निंग को अपने कंट्रोल में करने लगती है। जो देखकर तो वहाँ पर जियाओलिंग तुरंत ही अपने मास्टर को आवाज लगाती है, जिसकी वजह से उसके मास्टर वहाँ पर होश में आ जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर अपने और भी तालिस्मान का यूज करके अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ वो वहाँ पर उस रेड फॉग को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इस सब का वहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी इस स्टैचू के अंदर से जनरल यांगी की बॉडी बाहर निकल कर आती है, जो कि बाहर आने के साथ ही अपनी स्पिरिट को सीधा ही मास्टर निंग की बॉडी के अंदर डाल देती है। लेकिन मास्टर निंग जैसे ही अपने होश में आते हैं, वो सीधा ही जनरल यांगी की बॉडी को खुद से दूर कर देते हैं। इसके बाद मास्टर निंग वहाँ पर अपने थंडर टालिस्मान का यूज करते हुए सीधे ही जनरल यांगी की बॉडी पर अटैक करवा देते हैं, जिसकी वजह से जनरल यांगी की बॉडी वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक पावरफुल शॉकवेव रिलीज होने लगी थी। और इन सब चीजों के शांत होते ही मास्टर निंग वहाँ पर अपने डिसाइपल्स से कहते हैं कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब यहाँ पर जल्दी से आकर इस फ्लोर को साफ कर दो। लेकिन चैंगजियो और जियाओलिंग वहाँ पर आने से डर रहे थे, जो देखकर मास्टर निंग पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, जिस पर तो चैंगजियो वहाँ पर कहता है कि मास्टर आखिर आपके हाथ को क्या हुआ। जो देखकर तो वहाँ पर मास्टर निंग तुरंत ही अपने हाथ को चेक करते हैं, लेकिन उनके ऐसा करते ही वहाँ पर उनकी बॉडी पर काफी सारी इवल स्पिरिट्स ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी बॉडी के चारों ही तरफ इवल स्पिरिट्स का साया मंडराने लगा था, जिस चीज से वहाँ पर मास्टर निंग लड़ने की तो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को उन इवल स्पिरिट्स के चंगुल से नहीं बचा पाते, जिसके बाद वो फुल्ली वहाँ पर करप्ट हो चुके थे। जो देखकर तो जियाओलिंग सीधा ही चैंगजियो को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगती है, मगर मास्टर निंग उन्हें इस तरीके से छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर उन दोनों को ही अपने पास खींचना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनके ऐसा करते ही वहाँ पर 2 तालिस्मान एक्टिवेट हो जाते हैं। जो तालिस्मान वहाँ पर उन दोनों को उस ईवल एनर्जी से बचाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो तालिस्मान भी वहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद तो मास्टर निंग ने उन दोनों को ही अपने पास एक एक हाथ में पकड़ लिया था। इसके साथ ही मास्टर निंग उन दोनों के ही अंदर काफी सारी इवल एनर्जी को डालने लगते हैं। तो वहीं मास्टर निंग के ऊपर जो स्पिरिट हावी थी वो वहाँ पर कहने लगती है कि न जाने यहाँ पर कितनी सालों से जंग छिड़ती आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम दोनों का ऐसे यूज नहीं कर रहा होता। इसके साथ ही मास्टर निंग ने उस प्रोसेस को काफी तेजी से बूस्ट कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों को ही वहाँ पर काफी तकलीफ होने लगी थी।
लेकिन तभी वहाँ पर जियाओलिंग की बॉडी के अंदर कोई पावर्स एक्टिवेट हो जाती है जिसने वहाँ पर सभी इवल एनर्जी को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जियाओलिंग की बॉडी से एक 9 टेल डीमन फॉक्स बाहर निकल कर आती है जिसकी वहाँ पर केवल स्पिरिट थी। तो वहीं उस स्पिरिट को अपने सामने देखकर मास्टर निंग कहने लगते हैं कि जियाओलिंग, आखिर तुमने यहाँ पर ये बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी? तुमने यहाँ पर मेरे साथ ही धोखा किया। तो वहीं वो 9 टेल डीमन फॉक्स तो सीधा ही मास्टर निंग पर अटैक कर देती है, मगर मास्टर निंग ने उस डीमन स्पिरिट को वहाँ पर खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो स्पिरिट सीधा ही 9 टेल डीमन फॉक्स के एक बेबी के अंदर तब्दील हो जाती है। इसके साथ ही वो फॉक्स की स्पिरिट सीधा जाकर एक बीस्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो देखकर वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बंधे हुए 500 साल हो गए। इसके साथ ही वो वहाँ पर हंसने भी लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर निंग का तो प्लान वहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका था, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर एक एक तालिस्मान लगा देते हैं और उस तालिस्मान ने वहाँ पर उन दोनों की ही इवल एनर्जी को सप्रेस कर दिया था। इसके बाद मास्टर निंग वहाँ पर शाओकिंग को जगाते हुए कहते हैं कि जल्दी से उठो और इस फ्लोर को यहाँ पर साफ कर दो। जो सुनकर तो शाओकिंग वहाँ पर मास्टर निंग से कहता है कि मास्टर निंग, सच में आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आपके ये दोनों डिसाइपल को क्या हुआ? क्या ये लोग यहाँ पर ठीक हैं? जो सुनकर तो मास्टर निंग वहाँ पर शाओकिंग से कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर मरे नहीं है, बस ये यहाँ पर बेहोश है। मैंने इन दोनों की बॉडी का यूज करते हुए इस पूरी की पूरी इवल एनर्जी को इनके अंदर डाल दिया है। जो सुनकर तो वहाँ पर शाओकिंग कहने लगता है कि मास्टर निंग, सच में आप काफी ज्यादा लाजवाब हैं। लेकिन तभी उनके फोरहेड पर कोई मार्क एक्टिवेट हो जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल उस स्टैचू जैसा था। इसके साथ ही मास्टर निंग को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उनका पेट चीरकर किसी का हाथ बाहर निकल कर आता है। इसके साथ ही वो हैंड्स वहाँ पर मास्टर निंग का गला भी दबाने लगे थे। तो वहीं हम वहाँ पर जनरल यांग यू की स्पिरिट को भी देखते हैं। शाओकिंग तो ये सब कुछ देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया था और वो वहाँ पर डरते हुए कहता है कि ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसके बाद वो बड़ी तेजी से उस जनरल यांग यू के मेंशन से बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक खास तरीके की एनर्जी को भी देखते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने तो मास्टर निंग की पूरी बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था। उस मॉन्स्टर की निगाहें तो वहाँ पर जियाओलिंग के ऊपर थी, वो उसे जैसे वहाँ पर खाना चाहता हो। तभी हम फिर से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हैं जो कि सीधा आकर चैंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके साथ ही चैंग को वहाँ पर फिर से एक विजन दिखाई देने लगता है और ये विजन डिवाइन रेलम का है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल चैंग जैसा लग रहा था। तो वहीं चैंग तो वहाँ पर उससे सवाल कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर तो वो चैंग जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि तुम मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। इसके बाद तो वो बंदा सीधा ही उस लड़की के पास भी जाने लगा था, लेकिन उस लड़की ने वहाँ पर उस बंदे को खत्म कर दिया था। इसके पीछे क्या स्टोरी है इसके बारे में हमें कुछ भी सही से नहीं बताया जाता। शायद आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिली जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये स्टोरी काफी सारी मिस्ट्रीज से भरी होने वाली है। इसके बाद वो सेकंड वाले चैंग की स्पिरिट सीधा ही रियल वाले चैंग की बॉडी के अंदर आ गई थी। साथ ही साथ उसकी मेमोरी भी पूरी तरीके से रिकॉल हो जाती है। इसके बाद चैंग होश में आते हुए सीधा ही मास्टर निंग को वहाँ पर खत्म कर देता है और इस चीज से हम जान सकते हैं कि अब इस चैंग के अंदर एक नई स्पिरिट है जो कि उस बंदे की है जो कि डिवाइन रेलम में रहता था। साथ ही साथ इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो इस सीरीज में हमें काफी ज्यादा आगे के लिए मजा आने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए अभी स्टोरी को भी कंटिन्यू करते हैं। मास्टर निंग के मरने के बाद तो चैंग ने वहाँ पर उनके कॉइन को अपने पास उठा लिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ। इस दुनिया में भी बिल्कुल मेरे जैसा ही पर्सन है जिसका नाम भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। शायद यही मेरी डेस्टिनी है, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सही से पता लगाना होगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी जियाओलिंग की बॉडी में फिर से कोई इवल एनर्जी एंटर कर जाती है। जो चीज देखकर तो चैंग तुरंत उसके पास जाता है और वहाँ पर एक पैटर्न को उसके ऊपर बना देता है, जिस वजह से वहाँ पर जियाओलिंग के होश आ गया था और वो वहाँ पर चैंग को सीनियर कहकर बुलाने लगती है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी पर्सन ने एक अम्ब्रेला गर्ल पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अम्ब्रेला गर्ल फाइट करने में काफी ज्यादा माहिर थी, जिस वजह से उसने आसानी से उस पर्सन को पीछे हटा दिया था। लेकिन वो पर्सन इकलौता नहीं था जो कि उसको वहाँ पर मारना चाहता था। उसके बाकी के साथी भी उस अम्ब्रेला गर्ल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो अम्ब्रेला गर्ल भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने एक एक करके सभी असैसिन्स को मारना स्टार्ट कर दिया,
जहाँ उस अम्ब्रेला गर्ल ने एक असैसिन को अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। मगर वो असैसिन भी उससे वहाँ पर कहता है कि इस जगह को किंगडम ऑफ गॉड्स कहा जाता है, लेकिन तुम जैसा पर्सन इस जगह के लिए हमेशा खतरा है। अभी तुमने तो मुझे यहाँ पर मार दिया, लेकिन जल्दी तुम यहाँ पर इसी तरीके से मारी जाओगी। मगर उस बंदे की बात का तो अम्ब्रेला गर्ल पर कुछ भी असर नहीं होता। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने भी लगी थी। साथ ही साथ हमें जानने के लिए मिलता है कि इस अम्ब्रेला गर्ल का नाम सिंगर है और ये लड़की जाओ किंगडम की प्रिंसेस है। प्रिंसेस सिंगर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक और पर्सन ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन प्रिंसेस किसी तरीके से अपने आप को उस अटैक से बचा लेती है। इसके साथ ही वहाँ पर फिर से उन असैसिन्स और प्रिंसेस के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस सिंगर अपने अमेजिंग स्किल्स के जरिए उन सभी को आसानी से धूल चटाने लगती हैं। इसके साथ ही वो अपने पावर्स के जरिए सभी के सभी कटे हुए बैम्बूस को हवा में उड़ा देती हैं, जिस वजह से वो असैसिन्स ये नज़ारा देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस वहाँ पर उन पर अटैक करने लगती है, जहाँ प्रिंसेस सिंगर ने बड़ी आसानी से उन सभी असैसिन्स को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही प्रिंसेस सिंगर वहाँ पर कहती हैं कि मदर, मैं जल्दी आपके पास आ रही हूँ। आपके साथ जो भी हुआ है उस चीज का हिसाब उन्हें एक एक कर देना ही होगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर चैंगजियो के रेजिडेंट पर आता है, जहाँ पर चैंगजियो जियाओलिंग की केयर कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जियाओलिंग को भी अब होश आने लगा था। इसके साथ ही वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसको वहाँ पर अपने मास्टर की झलक दिखाई दे रही थी, जो कि पूरी तरीके से करप्ट हो चुके थे। तभी जियाओलिंग वहाँ पर चैंगजियो को देखकर अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ब्रदर ऐसे कैसे बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ कुछ भी ना हुआ हो। इसके साथ ही वो वहाँ पर उससे पूछने भी लगती है कि क्या मास्टर यहाँ पर मर चुके हैं, जिस पर तो चैंगजियो भी कहता है कि हाँ। तो वहीं चैंगजियो की ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग उससे पूछती है तो फिर आखिर हमने वहाँ से सरवाइव कैसे किया। उसके इस सवाल पर तो चैंगजियो वहाँ पर कहता है कि ये सब कुछ बस हमारा लक था। मगर दूसरी तरफ जियाओलिंग तो अभी भी वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, जो देखकर तो चैंगजियो वहाँ पर बड़े ही प्यार से जियाओलिंग के पास जाकर उसे कोई दवाई देने लगता है और उससे कहता है कि तुम इसे पी लो। जो सुनकर तो जियाओलिंग भी उस पोट को अपने पास पकड़ लेती है, लेकिन उसे अभी भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। मगर वो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ पर उस मेडिसिन को पी लेती है। जिसके बाद वो वहाँ पर चैंगजियो को थैंक यू कहती है, जो सुनकर चैंगजियो कहता है आखिर तुम मुझे यहाँ पर थैंक यू क्यों कह रही हो। इस पर तो जियाओलिंग वहाँ पर उसे बताती है कि जब मुझ पे यहाँ पर मुसीबत आई थी तब तुम मेरे एकदम सामने आकर खड़े हो गए थे, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है। और वैसे भी मैंने पहले यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं थी। उसकी इस बात पर तो चैंगजियो वहाँ पर उससे सच बोलते हुए कहता है कि जियाओलिंग मुझे अभी के लिए यहाँ पर काफी सारी बातें याद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो यादें मुझे जल्द से जल्द वापस मिल जाए। जो सुनकर तो जियाओलिंग भी थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम किन यादों की बातें कर रहे हो। जिस पर तो चैंगजियो वहाँ पर उन चीजों को याद करते हुए कहता है कि मुझे अभी भी कुछ चीजें याद है। मुझे याद है कि मेरे मास्टर ने ही मुझे मारा था, और ये सब कुछ बस वो वहाँ पर अपने मन के अंदर धीमी आवाज में कह रहा था। तभी वहाँ पर जियाओलिंग भी आ जाती है, जिसे वहाँ देखकर तो चैंगजियो उससे कहता है कि आज का मौसम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है, सूरज की रोशनी भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से आ रही है, जिसने यहाँ आने के साथ ही इस जगह को आराम से गर्म कर दिया है। तो वहीं उसकी ऐसी बात पर तो जियाओलिंग उससे कहती है कि ब्रदर क्या तुम मुझे यहाँ पर हर्ट नहीं करोगे। उसके ऐसी बात पर तो चैंगजियो भी कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। जियाओलिंग तो चैंगजियो की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर अपने कदम पीछे हटा लेती है। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि ब्रदर तुम मुझे यहाँ पर मेरे ब्रदर नहीं दिखाई दे रहे। उसके ऐसे सवाल से तो वहाँ पर चैंगजियो भी एकदम हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसे समझाते हुए कहता है कि जियाओलिंग तुमने हमेशा ही मुझे अपना ब्रदर माना है और तुम अभी भी मुझे यहाँ पर ब्रदर बुलाती हो, इसलिए मैं ही तुम्हारा यहाँ पर ब्रदर हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर जियाओलिंग कहती है तुम मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। इसके साथ ही वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगी थी। उसको इस तरीके से बोलता हुआ देखकर तो चैंगजियो उसके पास जाकर कहने लगता है कि कैंपस के अंदर लेफ्ट से राइट में जाने के बाद 5वें कमरे के अंदर तुम्हें एक बेड टूटा हुआ मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसके बीच में एक स्ट्राइक करनी होगी। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग का दिमाग चकरा गया था, इसलिए वो उससे पूछती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। जिस पर तो चैंगजियो भी उसे बताता है कि मैं यहाँ पर मास्टर की प्राइवेट मनी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर जियाओलिंग थोड़ा शांत हो जाती है। उसे इस तरीके से देखकर तो चैंगजियो भी उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्लियर तरीके से सोच सकती हो, तुम्हें अब यहाँ पर क्या करना है। और वैसे भी बस मुझे इतना ही याद है कि किंगडम ऑफ गॉड्स के बाहर
जिस भी पर्सन की मौत हो जाती है वो दोबारा से पुनर्जन्म नहीं ले सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर जाओ किंगडम के अंदर वापस से जीवित हो गया। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन जाओ किंगडम और मेरा कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। मुझे इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। इसके साथ ही वो वहाँ पर जियाओलिंग के सर के ऊपर हाथ फेरने लगा था। साथ ही साथ वो उससे कहता है, अब जब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है तो तुम मुझे यहाँ पर अपने ब्रदर के तौर पर एक्सेप्ट जरूर करोगी। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर कियान्यू पैलेस की तरफ आता है, जहाँ पर कियान्यू पैलेस अभी भी पूरी तरीके से टूटा हुआ था। उसे वहाँ पर किसी ने भी रिपेयर नहीं करवाया था। तभी वहाँ पर जो सोल्जर्स कियान्यू पैलेस की गार्डिंग कर रहे थे, उन्हें वहाँ पर एक अम्ब्रेला गर्ल दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिंसेस सिंगर थी। उनमें से किसी भी सोल्जर ने सिंगर को यहाँ पर नहीं पहचाना था, जिस वजह से सिंगर ने वहाँ पर अपने पास से एक टोकन को बाहर निकाल लिया था। और उस टोकन को वहाँ देखकर तो वो सभी के सभी सोल्जर्स उसके सामने नील डाउन कर देते हैं। इसके बाद प्रिंसेस सिंगर वहाँ पर कियान्यू पैलेस के पास जाकर अपनी मदर को याद करने लगती है। वो वहाँ पर कहती है कि मदर मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझे यहाँ पर आने के लिए देरी हो गई, और साथ ही साथ उन लोगों से भी माफी मांगती हूँ जो यहाँ पर मेरी माँ की प्रोटेक्शन करने के लिए कुर्बान हो गए। तभी वहाँ पर उसको अपने मदर की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगती है। इसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होकर चैंग के घर पर आता है, जहाँ पर जियाओलिंग चैंग को देखकर कहने लगती है कि ब्रदर, हमें जल्द से जल्द अपनी लिनही सिटी के अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर अब हमारे मास्टर तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रुककर अब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पर पीसफुल लाइफ जीनी है तो हमें अपनी लिनही सिटी के अंदर लौट जाना चाहिए। जियाओलिंग की ऐसी बात सुनकर तो चैंग वहाँ पर उससे कहता है कि ये जाओ किंगडम काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक मरे हैं उन सभी की सोल अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, और ना ही उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इस इंपीरियल सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर इन सोल्स की वजह से मारे जरूर जाएंगे। उसकी ये बात काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि उन सोल्स ने इंपीरियल सिटी के लोगों की जान लेना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसे बताने लगता है कि इस तरीके की सोल्स काफी ज्यादा रेयर होती हैं, लेकिन पता नहीं ये सोल्स यहाँ पर कैसे आई और इन सोल्स का यहाँ पर क्या मकसद है, इसके बारे में भी मैं क्लियर तरीके से नहीं कह सकता। चैंग को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर तो जियाओलिंग उससे कहती है, तब तो ये सोल सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ इससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर तो वहाँ पर चैंग उससे कहता है, और जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले ही बताया था कि जाओ किंगडम के बाहर से कोई भी यहाँ पर दोबारा से रिकार्नेट नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक और रास्ता है। क्या पता वो इन सोल्स की मदद से यहाँ पर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि वो फिर से यहाँ पर इस दुनिया के अंदर वापस आ सके। तो वहीं दूसरी तरफ वो सोल्स वहाँ पर जनरल जियाओ के मेंशन पर भी पहुँच जाती है, जहाँ जाकर वो जनरल जियाओ को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। जिस चीज का अंदाजा वहाँ पर दूर बैठकर चैंग को भी हो जाता है कि यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक और बंदे की मौत हो गई है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहने लगता है कि इस बंदे की न्यूज जल्दी यहाँ पर सब जगह फैल जाएगी। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर इंपीरियल मैंशन के बैकयार्ड की तरफ आता है, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, और ये ओल्ड मैन इस जाओ किंगडम के टीचर के तौर पर रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर प्रिंसेस सिंगर के भी टीचर हैं। आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, टीचर का मतलब ये नहीं कि वो सबको सिखाएंगे, बल्कि ये कि वो यहाँ पर जाओ किंगडम की भलाई के लिए अपना सलाह मशवरा एम्परर को दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस जाओ किंगडम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। तभी वहाँ पर सिंगर की भी एंट्री होती है, जो कि वहाँ पर अपने टीचर को आवाज लगाती है। सिंगर को वहाँ देखकर तो उसके टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हें देखे हुए 3 साल हो गए, आखिर तुम अब कैसी हो। उनकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस सिंगर वहाँ पर एक स्माइल पास करती हैं। इसके साथ ही वो उनसे कहती हैं कि टीचर, आप भी यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुके हैं। मुझे अभी भी पहले की तरह याद है, जब आपके बाल काले हुआ करते थे तब आप यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। अपने डिसाइपल की ऐसी बात सुनकर तो उसके टीचर वहाँ पर उससे कहते हैं कि सिंगर, आखिरकार ये जाओ किंगडम भी काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है, और इसके साथ साथ मैं भी यहाँ पर ओल्ड होता जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर सिंगर मेन मुद्दे की बात पर आते हुए उनसे पूछती है कि 20 दिन पहले मेरी मदर को आखिरी बार कियान्यू पैलेस के आसपास देखा गया था, तो क्या आप मुझे इसके बारे में सही से बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। प्रिंसेस सिंगर की ऐसी बात सुनकर तो उसके टीचर काफी ज्यादा डर चुके थे। इसके साथ ही वो वहाँ पर उससे कहते हैं कि कियान्यू पैलेस को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। उस टाइम पर विच लॉर्ड अपने साथ एक खास तरीके का पपेट लेकर आया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डीमन की तरह लग रहा था, जिसकी मदद से उसने आसानी से कियान्यू पैलेस पे हमला कर दिया। और जाहिर सी बात है,
सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो लोग वहाँ पर हमारी क्वीन को मारना चाहते थे और उनके साथ साथ मैं भी वहाँ पर थोड़ा बहक गया था। मुझे भी लगा कि वो लोग वहाँ पर सही कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो वहाँ पर रोने भी लगे थे। उन्हें अपनी गलती पर अब पछतावा हो रहा था। अपने टीचर की ऐसी बात सुनकर तो सिंगर उनसे कहती है, अच्छा तो आप वहाँ पर बहक गए थे, यानी कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। इसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होकर चैंग जी और जियाओलिंग पर आता है, जो कि एक अलग ही जगह पर आए हुए थे। साथ ही साथ हम वहाँ पर सीसोंग को भी देखते हैं, जो कि वहाँ उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे मास्टर तो अब यहाँ पर मर चुके हैं, इसलिए ये पैसे लो और यहाँ से जाओ, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। मगर सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो चैंग जी उससे कहता है कि मिस्टर सोंग, क्या आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। उसकी ऐसी बात पर तो सीसोंग वहाँ से तुरंत ही जाने लगता है। साथ साथ वो उससे कहता है कि अभी के टाइम पे हमारी इंपीरियल सिटी को काफी कुछ फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंपीरियल सिटी के लोगों की लगातार ही मौत होती जा रही है। अभी बस हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि काश यहाँ पर कोई और मास्टर आकर हमें इस परेशानी से यहाँ से बाहर निकाल दे। लेकिन यहाँ पर आधा महीना बीत चुका है, अभी तक हमें यहाँ पर इंपीरियल सिटी की प्रॉब्लम का हल नहीं मिला है। सीसोंग की पूरी बात सुनने के बाद तो चैंग जी उनसे कहता है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है तो क्यों ना आप मुझे एक बार ट्राई करने दें। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर सीसोंग के साथ साथ जियाओलिंग भी शॉक हो जाती है। तभी सीसोंग वहाँ पर उससे कहता है कि बच्चे, अभी तुम काफी ज्यादा जवान हो, तुम्हें अपनी लाइफ को इस तरीके से खतरे में नहीं डालना चाहिए। इतना कहकर वो सीधा ही वहाँ से जाने भी लगे थे। मगर चैंग जी यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था। वो वहाँ पर उनसे कहता है, आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा रूड हो रहे हैं। सभी को ये पता है कि इस इंपीरियल सिटी के अंदर सोल्स ने कब्जा कर रखा है, जो कि यहाँ पर चारों तरफ इधर उधर घूम रही हैं। चैंगजियो की ऐसी बात सुनकर तो सीसोंग वहाँ पर सोच में पड़ गया था। तभी चैंगजियो वहाँ पर उससे कहता है, और मुझे ये भी पता है कि कल रात यहाँ पर एक और बंदे की मौत हुई थी। चैंगजियो की ऐसी बात सुनकर तो सीसोंग वहाँ पर और भी हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ यहाँ पर कैसे पता है। सीसोंग को इतना चौंकते हुए देखकर तो चैंगजी उसको बताता है कि ये बस मेरे दिमाग का कमाल है। इतना सुनने के बाद तो सीसोंग कहता है, तुम मुझे यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, अगर तुम सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जनरल जियाओ के मेंशन की तरफ आता है, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी बिल्कुल उसी हालत में पड़ी हुई थी और चारों ही तरफ फर्श पर काफी सारा ब्लड था, जिसे देखकर तो जियाओलिंग वहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। तो वहीं चैंगजियो जनरल जियाओ की बॉडी के पास जाकर उसके फोरहेड पर बने मार्क को चेक करता है। तभी वहाँ पर सीसोंग उससे कहता है कि ये पांचवा ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर मरा है, और इसके जैसे ही और भी लोग भी मरे थे, उनके फोरहेड पर भी इसी तरीके का मार्क था। सीसोंग की बात सुनने के बाद तो चैंगजी उससे पूछता है, आखिर इस पैलेस के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से यहाँ पर लगातार ही मौत होती जा रही है। उसके इस सवाल पर तो वहाँ पर सीसोंग उससे कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर इन इवल सोल्स को खत्म करना है, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो चैंगजी उससे कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताओगे तो हो सकता है कि अगला नंबर मिस्टर सोंग का हो। अपने बारे में सुनकर तो सीसोंग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विच लॉर्ड था। विच लॉर्ड को वहाँ पर देखकर तो सभी के सभी लोग उसके सामने ग्रीट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीसोंग उनसे कहता है कि मास्टर, आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। जो सुनकर तो वहाँ पर विच लॉर्ड उससे कहता है कि मुझे भी इस बात की खबर मिल गई है कि यहाँ पर जनरल जियाओ मर चुका है, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर आना पड़ा। विच लॉर्ड की ऐसी बात सुनकर तो सीसोंग उससे कहता है कि मास्टर, सच में आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर किसी भी चीज का सुराग नहीं मिला है। जो सुनकर तो वहाँ पर विच लॉर्ड जनरल जियाओ की बॉडी को ध्यान से देखने लगता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने स्टिक को उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, मानो जैसे वो उसको वहाँ पर टच करना चाह रहा हो। लेकिन जैसे ही वो स्टिक वहाँ पर टच होती है, तुरंत ही जनरल जियाओ की बॉडी में आग लग जाती है, जिस चीज को देखकर तो चैंगजियो वहाँ पर काफी सतर्क हो जाता है। तो वहीं अपने सामने जनरल जियाओ को इस तरीके से जलता हुआ देखकर तो सीसोंग के साथ साथ उसके साथी भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी विच लॉर्ड अपने स्क्रॉल को देखते हुए वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जिन भी सोल्स ने इसको मारा है वो यहाँ पर वापस आ सकती है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर जला दिया ताकि वो इसकी बॉडी से कुछ और चीज हासिल ना कर पाए। इतना कहकर वो वहाँ से फिर से चला जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जनरल जियाओ के मेंशन का ही सीन देखते हैं, जहां पर उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी थी।
तभी वहाँ पर जियाओलिंग चैंगजियो से पूछती है आखिर जो अभी बंदा आया था वो इतना अजीब क्यों था, जिस पर सीसोंग जियाओलिंग को बताते हुए उससे कहता है कि जो ये यहाँ पर बंदा आया था इसे सब लोग विच लॉर्ड के नाम से जानते हैं और ये एक खास तरीके की रेस से बिलोंग करता है। लोगों का कहना है कि इसने यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करने के लिए सुजाको गॉड के ब्लड का यूज किया है और हो सकता है कि इस बंदे का ताल्लुक यहाँ पर वैम्पायर से भी हो। वो ये सब कुछ यहाँ पर उन दोनों को बता ही रहा था कि तभी चैंगजियो वहाँ पर सीसोंग से कहता है अच्छा तो फिर ये लड़की कौन है। जो सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग का ध्यान भी उसी तरफ जाता है। प्रिंसेस सिंगर को वहाँ देखकर तो सीसोंग उनके सामने ग्रीट करता है, तो वहीं प्रिंसेस सिंगर भी वहाँ पर सीसोंग से उसका हालचाल पूछती है। तो वहीं दूसरी तरफ जियाओलिंग जब प्रिंसेस की शक्ल देखती है तो वो तुरंत ही उसे पहचान लेती है और कहती है कि ये तो वो है इस जाओ किंगडम की नंबर 1 ब्यूटी। जो सुनकर तो वहाँ पर चैंगजियो भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तो वहाँ पर जियाओलिंग चैंगजियो को बताने लगती है अगर लेजेंड्स की माने तो इस सब की शुरुआत 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब इस जाओ किंगडम के ओल्ड एम्परर जिंदा थे तो वो अपने साथ किंग डायनेस्टी से एक वुमेन को लेकर आए थे। वो लड़की बचपन में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उस समय भी उसको यहाँ पर कोई भी बीट नहीं कर सकता था। जब एम्परर ने वहाँ पर उस लड़की का पोटेंशियल देखा तो उन्होंने वहाँ पर उस लड़की की काफी ज्यादा हेल्प करी, साथ ही साथ उसे वहाँ पर अपनी डॉटर भी बना लिया, जिसकी वजह से उस लड़की को वहाँ पर गॉडेस ऑफ मून पैलेस का टाइटल दिया गया। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जाओ किंगडम की प्रिंसेस सिंगर थी, जिन्हें तुम अभी अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो। और जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि जाओ किंगडम के पुराने एम्परर पहले ही मर चुके हैं, वो यहाँ पर एक बीमारी के चलते मर गए थे, जिस वजह से जाओ किंगडम की क्वीन अकेले इस जाओ किंगडम को नहीं चला सकती थी। शायद हो सकता है कि इसी वजह से प्रिंसेस को यहाँ पर बुलाया गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर तो लगातार ही अंदर की तरफ जाने लगी थी, जिसे वहाँ आगे जाते हुए देखकर तो जियाओलिंग एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो सिंगर की ब्यूटी से काफी ज्यादा इंस्पायर थी। तो वहीं एक पल के लिए चैंगजियो भी उसकी खूबसूरती के अंदर डूब जाता है। मगर दूसरी तरफ सिंगर तो वहाँ पर जनरल सियाओ की राख के पास पहुंचकर एकदम शांत खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उसको वहाँ पर कहते हैं आखिरकार आप यहाँ पर अपनी जर्नी से सेफली लौटकर आई गयी। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है कि मिस्टर सॉन्ग 20 दिन पहले क्यानियो पैलेस के अंदर एक घटना हुई थी और शायद तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी होगी कि आखिर मेरी मदर के साथ वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। मुझे उस चीज की पूरी डिटेल चाहिए और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि मेरी मदर अभी कहाँ पर है। उसकी ये बात सुनकर तो सीसोंग वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि ये बात बहुत बड़ी है, पता नहीं मैं आपको कहाँ से बताना शुरू करूँ, प्लीज आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स बाद में आप तक पहुँचा दूंगा। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर सिंगर को काफी गुस्सा आने लगा था और वो उससे कहती है आखिर तुम अभी मुझे क्यों नहीं बता रहे। प्रिंसेस सिंगर की ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग उससे कहता है कि आपको तो पता ही है कि हमारा जाओ किंगडम उस बैटल के अंदर हार गया था, जिस वजह से हमारे लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन के अंदर सफर करना पड़ा। हम बस यहाँ पर इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि काश हमारी क्वीन यहाँ पर वापस आ जाए और हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करे, लेकिन हमारी क्वीन हमें देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आई। उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो वहाँ से गायब हो गई थी। अगर उन्हें हमारी यहाँ पर परवाह होती तो वो इस जाओ किंगडम के अंदर लौट कर जरूर आती। उन्हें यहाँ पर अपने लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मेरी मदर को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करी है और वो मेरी देखभाल भी अच्छी तरीके से करती थी। जो सुनकर तो वहाँ पर सीसोंग कहता है कि लोगों को तो इसके बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं पता और ना ही मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ। क्या पता आपको क्वीन को लेकर कोई गलत फहमी हो रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इतनी अच्छी हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस को वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ पर बताओगे कि मैं यहाँ पर गलत सोच रही हूँ या सही। मगर इस बात पर तो वहाँ पर सीसोंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो उससे वहाँ पर पूछता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर हमारी कोई भी परवाह है, तुम भी यहाँ पर तुम्हारी मदर की तरह ही हो। सीसोंग की ऐसी बात से तो वहाँ पर प्रिंसेस को और भी गुस्सा आने लगा था और वो सीधे ही उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। मगर सीसोंग वहाँ पर भी नहीं रुकता। वो वहाँ पर निराश होते हुए कहता है कि एंशिएंट टाइम से ही इस जाओ किंगडम के अंदर काफी सारे लोगों ने अपनी जान दी है, उनकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, पता नहीं हम इस किंगडम के अंदर क्यों ही रह रहे हैं। और प्रिंसेस आपके बिहेवियर के चलते आपको भी यहाँ से 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारे साथ इन 3 सालों में क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है,
ये जाओ किंगडम कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकता। इतना सब कुछ कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं प्रिंसेस तो वहाँ पर इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही वो वहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आखिर मेरी मदर की बॉडी कहाँ पर है। प्रिंसेस के ऐसे सवाल से तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है कि उस दिन कियानियो पैलेस से कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाया था। जो सुनकर तो वहाँ पर प्रिंसेस की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, लेकिन वो इन लोगों के सामने अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देती। जिसके बाद वो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि मिस्टर सॉन्ग, आप अपनी इस बॉडी का खास तौर पे ख्याल रखिए, क्योंकि आपको इस जाओ किंगडम की ऑफिसर की एक खास पोस्ट पर रखा गया है। हर किसी को ये पोस्ट नहीं दी जाती, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इस पोस्ट की हर जिम्मेदारी को निभाना होगा। इतना कहकर वो सीधे ही वहाँ से जाने लगती है, जहाँ वो बाहर जाते जाते चैंग यू को भी एक नजर देख कर जाती है। प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद तो मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर चैंग यू से कहते हैं कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम अपना यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के इस जाओ किंगडम से जा सकते हो। मिस्टर सॉन्ग की ऐसी बात सुनकर तो जियाओलिंग भी वहाँ पर चैंग जी से कहती है कि ब्रदर, हमें भी यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जाओ किंगडम का प्रिंस सीसोंग था। वो वहाँ पर कहता है कि रुको रुको, मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। मगर मिस्टर सॉन्ग तो सीसोंग को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं, आखिर तुम इस तरीके से यहाँ पर इस बंदे से बात कैसे कर रहे हो। और गाइज, मिस्टर सॉन्ग और प्रिंस का नाम दोनों ही सेम है, इस वजह से हम मिस्टर सॉन्ग को मिस्टर सॉन्ग बुलाएंगे और आगे से जब भी मैं सीसोंग लूंगा तो वो प्रिंस के लिए होगा। इसके बाद सीसोंग वहाँ पर चैंग जी को बताता है कि मेरी वाइफ को चारों तरफ से किसी मर्डरस औरा ने घेर रखा है। मैंने यहाँ पर इस इंपीरियल सिटी के फेमस डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन उनसे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढ के लेके आना है जो कि यहाँ पर सोल्स की जानकारी रखता हो और जिसके पास कुछ पावर्स हो। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों को ही जानता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे रेजिडेंट चलकर मेरी वाइफ का इलाज करो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि बीमार और तुम्हारी वाइफ, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पर प्रिंसेस आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर उनको ग्रीट करने तक के लिए नहीं आए। मिस्टर सॉन्ग की ऐसी बात पर तो सीसोंग वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और कह पाता, तभी चेंगजियो वहाँ पर सीसोंग के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, जिस वजह से तो यहाँ पर अब जियाओलिंग भी मना नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम प्रिंस के रेजिडेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। वो वहाँ पर किसी अजीब तरीके से डांस करते हुए उन इवल सोल्स के साये को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि यहाँ पर प्रिंस की वाइफ के चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन वहाँ पर उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम वहाँ पर प्रिंस सीसोंग की वाइफ को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वो वहाँ पर चेंगजियो को देखकर कहने लगती हैं कि तुम यहाँ पर अपने साथ एक और कल्टीवेटर को लेकर आ गए, आखिर तुम यहाँ पर मुझे और कितना परेशान करोगे। लेकिन ये वाला कल्टीवेटर मुझे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे इसको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मगर उसकी ऐसी बात से तो जियाओलिंग वहाँ पर नाराज हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ चेंगजियो को भी यहाँ पर सारा माजरा समझ आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर जियाओलिंग से एक कॉपर कॉइन मांगता है, जिसे जियाओलिंग बड़े ही रूड बिहेवियर के साथ चेंगजियो को पकड़ा देती है। तो वहीं चेंगजियो उस कॉपर कॉइन का यूज करते हुए सीसोंग की वाइफ को वहाँ पर डरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी फ्लर्टिंग वाला बिहेवियर तुरंत ही चेंज हो गया था। इसके साथ ही चेंगजियो वहाँ पर कहता है कि मैडम, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर काफी अच्छा फील कर रही होंगी। जिस पर तो प्रिंस सीसोंग की वाइफ वहाँ पर कहती है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर काफी अच्छा फील हो रहा है। अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो सीसोंग तुरंत ही अपनी वाइफ के पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पर कहता है कि आपने तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल कर दिया, पता नहीं मैं आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर चेंगजियो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर हमारे आराम करने के लिए एक कमरा चाहिए, जिस पर सीसोंग वहाँ पर वो कमरा देने के लिए राजी हो जाता है। और इस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।